सिया आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? वह परेशान होकर उसका गाल थपथपाकर बोला और उसे सही से बैठाकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। गाड़ी ड्राइव करते हुए राघव बार बार सिया की तरफ देख रहा था। उसे सिया की फिक्र हो रही थी, इसलिए वह एक हाथ उसके गाल पर लगाए और दूसरे हाथ से ड्राइविंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद राघव ने अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी, जहाँ कोई भी नहीं था। राघव गाड़ी से बाहर आया और सिया को अपनी बाहों में उठाकर आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद राघव एक घर के सामने आया और वहां खड़े गार्ड ने उसे देखकर दरवाजा खोल दिया, जिससे राघव अंदर आया और सिया को वहीं लिविंग रूम में काउच पर सुला दिया और खुद बाहर आ गया। इधर दूसरी तरफ जानकी और अतुल 2 दिनों के लिए किसी रिश्तेदार की शादी में चले गए थे। उन्होंने सिया से भी जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया और वे यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। और राघव को इस बात का पता था, इसलिए वह सिया को यहाँ उठा लाया था ताकि उसके साथ कुछ वक्त गुजार सके। सिया की नींद खुली और वह दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठी। दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो सिया को सुबह वाला वाकया याद आया। उसने झट से अपनी आंखें खोली और इधर उधर नजर दौड़ाकर देखा तो हैरान रह गई। खुद को एक बहुत ही बड़े आलीशान कमरे में बेड पर बैठे पाया। मैं यहाँ पर, खुद से बोली और उठ खड़ी हुई। सिया ने अपना दुपट्टा उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? और वो रावण कहाँ है? क्या उसने मुझे अगवा कर लिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रावण मुझे अगवा नहीं कर सकता। मैं सीता थोड़ी हूँ जो रावण मुझे अगवा करके बंद कर देगा। लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? और ये रूम किसका है? वह रूम में नजर दौड़ाकर देखकर बोली और कमरे की बालकनी में आ गई। ये जगह कौन सी है? यहाँ तो पेड़ों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है और बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है। अब कैसे निकलूं यहाँ से? तुम्हें यहाँ से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें लेकर आया और मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा, इसलिए इतनी टेंशन मत लो। तबीयत खराब हो जाएगी। चलो चलकर खाना खा लो। राघव सिया के पास आकर बोला। सिया ने एक नज़र राघव पर डाली, जो खड़ा उसे गहरी नज़रों से देख रहा था, और फिर बोली, मुझे नहीं खाना है खाना, अपने घर जाना है। घर भी छोड़ दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? 1-2 दिन मेरे साथ रहो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे अपने घर ले जाऊंगा। बेबी, डोंट कॉल मी बेबी। बेबी नहीं हूँ मैं आपकी, और मुझे नहीं रहना है आपके साथ। अपने घर जाना है और आप मुझे यहाँ से जाने के लिए रोक नहीं सकते। वह राघव को गुस्से से घूरते हुए बोली और जाने लगी, लेकिन राघव अपने सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया और सिया जाते हुए देखने लगा। सिया दरवाजा खोलने लगी, लेकिन हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे का लॉक लगा हुआ था और कोशिश करने पर भी नहीं खुल रहा था। 2-3 कोशिशों के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वह वापस राघव के पास आई और गुस्से से बोली, आप खुद को समझते क्या हैं? मुझे यहाँ कैद करके आपको क्या मिलेगा? आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन मैं ये शादी ना तो मानती हूँ और ना ही कभी मानूंगी, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। एक बार तुम्हें वक्त देकर देख चुका हूँ, और उसके बदले मुझे क्या मिला? 2 साल का एक लंबा इंतजार। लेकिन इस बार भूल कर भी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। अब अपनी बकवास बंद करो और चलो खाना खाओ। राघव ने सिया की कलाई पकड़ी और उसे बेड के पास लेकर आया। बैठो और बिना नखरे किए खाना खाओ। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना है। आपको एक बार समझ नहीं आता? वह राघव से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली। नहीं खाना है मत खाओ, मरो भूखी। आई डोंट केयर। इतना बोलकर राघव गुस्से से रूम से बाहर चला गया और सिया वहीं बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते सिया को पता नहीं चला वह कब सो गई। आँख खुली तो प्यास की वजह से गला सूख चुका था। उसने उठकर रूम में देखा, लेकिन वहाँ पानी कहीं नहीं था। सिया बालकनी में आई तो देखा वही टेबल पर एक बोतल रखी हुई है। उसने बोतल उठाते ही मुंह से लगा ली और पीने लगी। रात गए राघव रूम में आया और दरवाजा बंद करके नजर पूरे कमरे में दौड़ाई तो हैरान रह गया। सिया रूम में नहीं थी। उसने बाथरूम में दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुल गया। वहां भी सिया नहीं थी। ये लड़की कहाँ चली गई? यहाँ तो नहीं है, वह खुद से बोला और बालकनी में आया। सिया को चेयर पर बैठा देख उसके मन को सुकून मिला। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे रूम में देख रहा हूँ। तुम ठीक हो? राघव सिया के कंधे पर हाथ रखकर बोला।
सिया ने चेहरे पर मुस्कान सजाकर राघव के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कहाँ चले गए थे तुम? पता है कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। सिया खड़े होकर राघव के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली। उसने तीखी नजरों से सिया को देखा और उसके माथे पर बल पड़ गए। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको पता नहीं क्या हुआ है। आप एक साथ दो नजर क्यों आ रहे हैं मुझे? सिया कितना बोलते ही राघव ने अपनी नाक पर उंगली रख ली और बाहुएं आपस में जुड़ गईं। तुमने ड्रिंक की है? मैं ड्रिंक नहीं करती कभी। बहुत प्यास लग रही थी तो इस बोतल से पानी पिया है। लेकिन पानी बहुत ही अच्छा था, मुझे और पीना था, लेकिन खत्म हो गया। वह पपी फेस बनाते हुए बोली। राघव ने टेबल पर रखी बोतल की तरफ देखा और मन ही मन बोला, ओ गॉड, सिया ने यहाँ रखी ड्रिंक की बोतल को पानी समझकर पी लिया है। अब इसे कैसे संभालूं? मुझे प्यास लगी है और पानी चाहिए। प्यास लगी है? आओ मेरे साथ। बस सिया को अंदर लाते हुए बोला और बेड पर बैठाकर खाने की ट्रे उसके सामने रखी और खुद भी बैठ गया। पहले ये खाना खत्म करो, उसके बाद पानी मिलेगा तुम्हें। खाना नहीं खाना है, बस पानी पीना है। जिद मत करो, थोड़ा सा खाना खा लो। वह अपना हाथ सिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला। सिया ने डबडबाई नजरों से राघव को देखा और उसके हाथ से खाना खा लिया। राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल गई और सिया चुप करके खाना खाने लगी। तुम यहाँ आराम से आंखें बंद करके सो जाओ, मैं ये किचन में रख कर आता हूँ। इतना बोलकर राघव ने ट्रे उठाई और बाहर रूम में चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद अचानक लाइट चली गई और पूरे रूम में अंधेरा हो गया। सिया को अंधेरा देखकर घबराहट होने लगी और डर लगने लगा। इसलिए वह नशे में झूमते हुए रूम से बाहर निकल आई और राघव को ढूंढने लगी। ओए रावण, कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है। सिया अंधेरे में जबरदस्ती आंखें खोलते हुए आगे बढ़ते हुए बोली। वह सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है, अचानक से पैर फिसल गया और सिया गिरती। राघव ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया। कहाँ जा रही थी तुम इतने अंधेरे में? अगर अभी गिर जाती तो चोट लग सकती थी तुम्हें। वो डर लग रहा था। रावण को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ है वह। दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर सजाकर बोली, जिसे देख राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रावण? कौन? राघव ने सवालिया नजरों से पूछा। तुम नहीं जानते रावण को? नहीं। अरे, तुम ही तो हो रावण, और कौन? इतना बोलकर सिया जोर जोर से हंसने लगी और रावण मतलब राघव उसकी हंसी में खो गया। उसने अपने दोनों हाथों से सिया को कमर से पकड़ा और खुद के करीब कर लिया। सिया उसकी इस हरकत पर एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर उसने भी मुस्कुराते हुए रावण के कंधे पर अपने हाथ रख लिए। तो मिस्टर रावण, ये बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? सिया राघव के गले में अपनी बाहें कसते हुए बोली। तुम मेरे प्यार पर शक कर रही हो? नहीं, मैं बस ये देखना चाहती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वह लड़खड़ाती आवाज में बोली। अभी तुम अपने होश में नहीं हो। जब होश में होगी तब बता दूंगा और दिखा भी दूंगा। वह सिया के होठों की तरफ देखते हुए बोला। नहीं, मुझे अभी जानना है। सिया, तुम अभी होश में नहीं हो, तुम्हें सोने की जरूरत है। चलो मेरे साथ। वह सिया को अपनी बाहों में उठाते हुए बोला। सिया ने राघव के गले में अपनी बाहें डाल ली और बहुत ही प्यार से उसे देखने लगी। आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, पता है मुझे। बहुत बुरी हूं ना मैं? किसने कहा तुम बुरी हो? तुम तो बहुत अच्छी हो, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे प्यार नहीं करते, पता है मुझे। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर प्यार करते हैं आप तो मुझे अभी किस करो। सिया अपने होठ सिकोड़ते हुए बोली। सिया को ऐसा करता देख राघव का हलक सूख गया और दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने थूक निकला और सिया को लेकर रूम में आ गया। उसने अपने अंदर उमड़ रहे जज्बातों को एक तरफ किया और सिया को बेड पर लाकर लिटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दी। तुम आराम से सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं। राघव उसके माथे पर अपने होठ रखते हुए बोला, जिसके एहसास से सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। राघव थोड़ी देर बैठा सिया को ऐसे ही प्यार से निहारता रहा। इतनी दिन से सिया को न देखने की जो तड़प दिल में थी, वह आज किसी हद तक मिट गई थी और चेहरे पर सुकून की लकीरें आ गई थी। राघव ने सिया की हथेली चूमी और दूसरी साइड आकर लेट गया। उसने सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और बाहों में भरकर आंखें बंद कर लीं।
सुबह सिया ने गुनगुनाते हुए आंख खोली। उसे अपने ऊपर भार सा महसूस हुआ। उसने आंख खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। राघव का हाथ सिया के ऊपर था। सिया ने गर्दन घुमाकर अपने बराबर साइड देखा, जहाँ पर बहुत ही आराम से सो रहा था। एक पल के लिए सिया राघव की मासूमियत देखकर उसमें ही खो गई और बहुत प्यार से राघव को देखने लगी। जहाँ वह उससे नाराज थी, वहीं सिया को अब उस पर प्यार आ रहा था। सिया ने राघव का हाथ अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन हटा नहीं पाई। सिया राघव की नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह भी लेटी रही और उसे देखती रही। सिया राघव की तरफ खिसकी और उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया और राघव के माथे पर अपने होठ रख दिए। सिया ने ऐसा कर तो दिया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सांसें ऊपर नीचे होने लगी। सिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी धड़कनों को सामान्य करने लगी। राघव ने आंख खोलकर सिया की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और सिया को अपने करीब करके उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। सिया ने चौंक कर अपनी आंखें खोली और राघव की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी गर्म सांसें सिया को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और दिल सीने से बाहर आने को तैयार हो गया। वह राघव से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन टस से मस ना हो पाई, क्योंकि राघव ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। यह रावण सो रहा है या फिर नाटक कर रहा है? सिया शक नजरों से राघव की तरफ देखकर बोली। राघव, राघव छोड़िए मुझे प्लीज, सिया धीरे से बोली। हाँ, सोने दो थोड़ी देर और। तुम भी सो जाओ, वह नींद से भारी आवाज में बोला। मुझे बाथरूम जाना है। सिया के इतना बोलते ही राघव ने सिया पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और उससे दूर हो गया। सिया बेड से नीचे उतरी और बाथरूम चली गई। सिया के जाने के बाद राघव ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा। बाथरूम से आने के बाद सिया ने एक नज़र राघव पर डाली, जो अभी भी सो रहा था। वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सिया बालकनी में आकर खड़ी ही हुई थी, तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वह दबे पांव रूम में आई और राघव को सोता देखकर दरवाजे तक आई और धीरे से दरवाजा खोलकर रूम से बाहर आ गई। सिया ने इधर उधर देखा और सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतर आई और फिर दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजा खोलकर वह वहां से बाहर निकल आई और भाग गई। भागते भागते सिया को पता ही नहीं चला वह कितनी दूर निकल आई और कहाँ जंगल में गुम हो गई। चारों तरफ सुनसान इलाका और अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो गई थीं। डर की वजह से सिया को घबराहट होने लगी और वह चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ती ही जा रही थी। तभी सिया का पैर स्लिप हुआ और उसके हलक से एक जोरदार चीख निकली, जिसकी गूंज पूरे जंगल में गूंजी और वह एक गड्ढे में जाकर गिरी। इधर राघव ने सिया को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसने अपनी गन उठाई और जंगल की तरफ भागा। सिया, सिया कहाँ हो तुम? सिया। राघव चारों ओर देखते हुए सिया को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। इस जंगल में जंगली जानवर तो नहीं थे, लेकिन यहाँ कुछ लुटेरे जरूर रहते थे, जिनके पास हथियार थे। राघव को डर था अगर सिया उसके हाथ लग गई तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए राघव को घबराहट हो रही थी और वह सिया को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। सिया उस गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह निकल नहीं पा रही थी। गड्ढा गहरा था और उससे बाहर निकलना सिया के लिए आसान नहीं था, इसलिए वह थक हार कर वहीं बैठ गई। सिया, कहाँ हो तुम? सिया, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? सिया। वह सिया को आवाज लगाते हुए उस जगह के करीब आया जहाँ सिया गड्ढे में गिरी थी। तभी सिया के कानों में राघव की आवाज पड़ी। वह उठ खड़ी हुई और अपनी पूरी ताकत लगाकर राघव का नाम पुकारा। राघव ने जब अपना नाम सुना तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह उस ओर भागा जहाँ से आवाज आई थी। सिया। राघव ने उस जगह आकर आवाज लगाई जहाँ से सिया की आवाज आई थी। राघव, मैं यहाँ हूँ, नीचे देखिए। वह राघव को गड्ढे के किनारे पर खड़ा देखकर बोली। सिया की आवाज सुनते ही राघव ने नीचे देखा, जहाँ सिया मिट्टी में सनी खड़ी थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल गई, लेकिन वह अपनी मुस्कान छिपाते हुए बोला, मना किया था ना वहां से बाहर निकलने के लिए,
लेकिन तुमने तो अपनी मर्जी ही करनी है। अगर अभी कुछ हो जाता तो? पागल लड़की, लाओ हाथ दो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना है। सिया ने मुंह बनाते हुए राघव को अपना हाथ दिया और उसने सिया का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। सिया राघव के सीने से जा लगी। उसने भी सिया को अपनी बाहों में भर लिया और कब से रुक चुकी धड़कनें फिर से धड़कने लगी और दिल में सुकून सा उतरता चला गया। सिया भी अपनी आंखें बंद किए और अपनी बड़ी धड़कनों को सामान्य करने लगी। उसी वक्त आसमान में बिजली कड़की और आसमान को काले बादलों ने घेर लिया। हमें बारिश होने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा। अगर बारिश शुरू हो गई फिर घर जाना मुश्किल हो जाएगा और पूरी रात इसी जंगल में बितानी होगी। चलो, इससे पहले बारिश हो। राघव सिया की कोई भी बात सुने बिना उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। वह चुपचाप राघव के साथ आगे बढ़ गई क्योंकि जंगल में सिया को भी नहीं रहना था और ऊपर से बिजली और फिर बारिश। सिया को सोच सोच कर ही डर लग रहा था, जिसकी वजह से वह भी राघव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। सिया को अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलता देख राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने छिपा ली और आगे बढ़ गया। राघव सिया को लेकर जब तक घर वापस आया, बारिश शुरू हो चुकी थी। आते आते दोनों भीग चुके थे। घर के अंदर आकर राघव ने अच्छे से दरवाजा लॉक किया और लाइट जला दी। अंदर रूम में तुम्हारे कपड़े हैं, जाकर चेंज कर लो, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, उसने गर्दन हिलाकर जवाब दिया और ऊपर रूम में आ गई। थोड़ी देर बाद राघव ने दरवाजे पर नॉक किया और अंदर आ गया। सिया आईने के सामने खड़ी अपने बाल झाड़ रही थी। यह लो कॉफ़ी और इसे पी लो, तब तक मैं भी चेंज करके आता हूँ। उसके बाद खाना बनाने में मेरी मदद करना। इतना बोलकर राघव चेंज करने चला गया और सिया काफ़ी मग लिए बालकनी में आकर खड़ी हो गई। मौसम ठंडा हो चुका था और बारिश अपने सुरूर पर बरस रही थी। जंगल के बीचों बीच एक आलीशान घर और ऊपर से बारिश माहौल को रोमांटिक बना रही थी। जहाँ राघव के दिल में नए नए एहसास पनप रहे थे, वही सिया इन सबसे दूर रहना चाहती थी। मैं किचन में जा रहा हूँ, जब तुम अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर चुको तो थोड़ी हेल्प करने आ जाना। मुझे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता। इतना बोलकर राघव नीचे चला गया और सिया वहीं खड़ी बाहर देखती रही। राघव किचन में खड़ा प्याज काट रहा था और साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसकी वजह से आंखों में जलन महसूस हो रही थी। वह एक पल के लिए रुकता और फिर से प्याज काटने लगता। सिया किचन के दरवाजे पर खड़ी उसे देख मुस्कुरा रही थी। वह अंदर आकर बोली, आप जाकर आराम करिए, खाना मैं बना लूँगी। तुम अकेले कैसे बनाओगी? उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे खाना बनाना आता है। दीजिए। वह राघव के हाथ से चाकू लेते हुए बोली और प्याज कट करने लगी। ठीक है, मैं बाहर लिविंग रूम में ही हूँ, जब खाना बन जाए बता देना। हाँ, सिया ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया। आराम से खाना बनाना, हाथ मत जला लेना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ध्यान से खाना बना लूँगी। सिया का ऐसा बात करना राघव को जरा भी नहीं भाया। वह छोटी आंखें करके उसे देखने लगा और फिर किचन से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद सिया ने गहरी सांस ली और खाना बनाने लगी। वह लिविंग रूम में बैठा आराम से टीवी देख रहा था। तभी उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। राघव ने जैसे ही आवाज़ सुनी, वह फौरन किचन में आया तो देखा सिया बहुत ही आराम से खड़ी खाना बना रही थी, जिसे देख राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह धीरे से कदम बढ़ाते हुए सिया के पीछे आकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को सिया की कमर पर कस दिए। खाने बनाते सिया के हाथ कांपने लगे और इतनी सर्दी में भी उसे पसीना आने लगा। पूरा जिस्म में बिजली सी दौड़ने लगी। आप ये क्या कर रहे हैं? वह थूक निकलते हुए अटकते हुए बोली। अपनी बीवी को महसूस कर रहा हूँ। राघव अपना चेहरा सिया के खुले बालों में छिपाते हुए बोला। उसके इतना बोलते ही सिया के गालों पर शर्म की लाली उभर आई और गाल गर्म हो गए, दिल धड़कने लगा। लेकिन राघव आंखें बंद किए सिया के बालों से आती खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। मुझे खाना बनाना है, जल जाएगा। जल जाने दो। आज तुम्हें खाने का मन है, उसी से मेरी भूख मिटेगी। राघव के इतना बोलते ही सिया की शर्म से पलकें झुक गईं और वह इधर उधर देखने लगी। तुम नहीं समझोगी, तुमसे दूर रहकर कितना तड़पा हूँ मैं। तुम तो छोड़कर यहाँ आ गई थी, तिल तिल मरने के लिए छोड़कर। अब तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तुम चाहोगी तब भी नहीं।
राघव सिया की गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए बोला, जिससे सिया की सांसें अटक गईं और वो दोनों हाथों की मुट्ठी अपनी कमीज पर कस गई। बोलो, अब दूर तो नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर? वह सिया का रुख अपनी तरफ करते हुए बोला। सिया ने राघव की आंखों में देखा और बोली, मैं आपके पास ही कब हूँ जो आपसे दूर ना जाऊं? मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तलाक लेना चाहती हूँ आपसे। सिया के इतना बोलते ही राघव की आंखों में खून उतर आया और दांत कस गए। ये बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? सोच भी कैसे लिया तुमने कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा? राघव सिया को स्लैब से लगाकर बोला, आज ये बात तुम्हारी जबान पर आ गई। आज के बाद आई तो तुम्हारी जबान ही काट दूंगा। ये बात याद रखना। तुम मेरी मर्जी से मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी और अब मौत ही तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है। समझ आई बात? और चाहती क्या हो तुम? आज मुझे बता ही डालो, ताकि मैं भी तो देखूं मेरी बीवी के दिमाग में चल क्या रहा है। आप दूर हटिए, दूर रहकर बात कीजिए मुझसे। मुझे पसंद नहीं है किसी का भी मेरे करीब रहना। सिया राघव को खुद से दूर करते हुए बोली, भूल रही हो तुम? हस्बैंड हूँ तुम्हारा और तुम्हारे करीब आना कानूनी हक है मेरा। जब मैं आपको अपना हस्बैंड मानती ही नहीं, फिर कैसा और कौन सा हक? सिया, अब तुम ज्यादा बोल रही हो। मेरे सब्र का इम्तहान मत लो, कहीं बाद में तुम्हें पछताना न पड़ जाए। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, हटिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। इतना बोलकर सिया वापस खाना बनाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, राघव ने उसकी कलाई पकड़ ली और एक बार फिर उसे दीवार से लगाकर और उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया और बेतहाशा चूमने लगा। राघव ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन सिया की ऐसी बातों ने उसे मजबूर कर दिया और वह गुस्से में खुद को रोक नहीं पाया। सिया राघव को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने सिया को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, जिससे वह चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पाई और किसी बुत की तरह खड़ी रही। राघव ने सिया के लबों को अपने लबों की कैद से आजाद किया और उसकी गर्दन पर अपने होठ की छाप छोड़ने लगा। अचानक से वह सिया से अलग हुआ और बोला, जल्दी से खाना बना कर लाओ और उसके बाद जाकर तैयार हो जाना। आज हमारी सौगात है। और हाँ, अगर तुमने खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो उसकी सजा तुम्हारा परिवार भुगतेगा। इसलिए कुछ भी ऐसा वैसा करने का ख्याल भी दिमाग में मत लाना। आजकल की तुम्हारी हरकतों को देखकर मुझे एक कदम उठाना ही पड़ेगा। सोचा था जब तुम हमारी शादी को दिल से अपना लोगी, उसके बाद हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता कायम होगा, लेकिन नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आंखों में आंसू लिए बोली, मैं क्या क्या कर सकता हूँ यह तुम बहुत अच्छे से जानती हो, इसलिए ज्यादा नाटक मत करना। इतना बोलकर राघव ने अपने होठों पर लगी लिपस्टिक अंगूठे से साफ की और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सिया वहीं धम से नीचे बैठ गई और अपना चेहरा हथेलियों में भरकर फूट फूट कर रोने लगी। राघव गुस्से से रूम में आया और सिगरेट जलाकर होठों के बीच दबा ली। सिया की बातें उसे चुभ रही थीं, जिसकी तकलीफ वह धुन के जरिए बाहर निकाल रहा था। तुम भी बैठो और खाना खाओ, राघव चेयर पर बैठते हुए बोला। सिया ने उसकी तरफ नहीं देखा और चेहरा फेर लिया। बेबी, ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? चुपचाप बैठकर खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख हो या ना हो, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा। ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। इसलिए बैठो और खाना खाओ। मजबूर मत करो मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने के लिए। राघव के इतना बोलते ही सिया ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई और ना के बराबर खाना खाने लगी। राघव ने एक नज़र उस पर डाली और बोला, घबराओ मत। जब तक तुम खुद चलकर मेरे करीब नहीं आओगी, तब तक मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा तुम्हें। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी यही हरकत रही तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्या कर जाऊंगा। आराम से खाना खाओ, मुझे नींद आ रही है। और हाँ, यहाँ से भागने की सोचना भी मत, क्योंकि चारों तरफ घना जंगल है और रात के अंधेरे में क्या कुछ हो जाए कोई नहीं जानता। खाना खाकर रूम में आ जाना और सो जाना। कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और फिर घर जाकर तैयारी कर लेना, क्योंकि तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, वह एक दो टूक अंदाज में बोली। ये तो वक्त ही बताएगा तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं बेबी। फिलहाल अभी तुम खाना खाओ। इतना बोलकर राघव ने एक नज़र सिया की आंसुओं भरी आंखों पर डाली और सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में आ गया और सिया उसे ऊपर जाता देखती रही। राघव के जाने के बाद सिया वहीं बैठ गई
और सोचने लगी कैसे इस मुसीबत से निकला जाए, लेकिन चाह कर भी वह कोई हल नहीं निकाल पा रही थी इन सब से निकलने का। थक हार कर वह उठी और टेबल से खाने के बर्तन किचन में रखने लगी और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वह अकेले नीचे काउच पर भी नहीं सो सकती थी। जंगल में घर होने की वजह से उसे डर लग रहा था, इसलिए वह ऊपर की तरफ बढ़ गई। सिया ने रूम का दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा, जहाँ राघव बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बेड के पास आई और वहां से तकिया उठाकर काउच पर आकर लेट गई। सिया ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, राघव ने झट से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और उसे सोता देख राघव ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। रात का पता नहीं वो कौन सा पहर था, जब अचानक किसी के कराहने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। राघव उठ बैठा और उसकी नज़र सीधे सामने सो रही सिया पर पड़ी, जो सर्दी लगने की वजह से दोहरी लेटी हुई थी और कराह रही थी। वह बेड से उठा और उसके पास आया। सिया के पास आते ही राघव ने उसके माथे पर हाथ रखकर छुआ तो हैरान रह गया। उसे काफी तेज बुखार हो रहा था और ठंड की वजह से उसके होंठ तक कांप रहे थे। राघव ने सिया को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लाकर लिटा दिया और अच्छे से ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया। वह नीचे गया और एक बाउल में बर्फ के टुकड़े ले आया और सिया के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगा। थोड़ी देर बाद राघव ने फिर से सिया का माथा छूकर बुखार चेक किया तो इस बार बुखार काफी हद तक कम हो चुका था। राघव ने हाथ में लिया बाउल टेबल पर रखा और सिया के बराबर साइड लेट गया। वह सिया की तरफ खिसका और उसका सर अपने सीने पर रखकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर अपने लब रखकर आंखें बंद कर लीं। सुबह उसकी आंख खुली और कुनमुनाते हुए उसने अपनी आंखें खोली। सर भारी हो रहा था, जिसकी वजह से आंखें खुलने में दिक्कत हो रही थी। सिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने इर्द गिर्द किसी की बाहों के घेरे को देख दंग रह गई। सिया ने चेहरा ऊपर उठाकर देखा, राघव उसे अपनी बाहों में लिए बहुत ही सुकून से सो रहा था, जिसे देखकर एक पल के लिए वह भी उसमें खो गई और उसे पता नहीं किस एहसास के तहत राघव की कमर पर अपनी बाहें कस दी और आंखें बंद कर ली। राघव के करीब रहकर जहाँ सिया के सारे डर दूर हो जाते थे, वहां राघव के चेहरे पर सुकून देखने को मिलता था। दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी हो गए थे। सिया जितना भी राघव से दूर रहना चाहती थी, उतना ही ना चाहते हुए वह राघव के करीब खींची चली जा रही थी। दोपहर में राघव की आंख खुली। सिया को अपने सीने पर सर रखे सोता देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सिया के चेहरे पर आ रहे बालों को चेहरे से हटाकर कान के पीछे किया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। सिया नींद से जाग ना जाए, इसलिए राघव ने धीरे से उसका सर अपने सीने से हटाया और तकिए पर रख दिया, क्योंकि अगर सिया उठ जाती तो बवाल कर देती। इसलिए राघव बेड से उतरकर बाथरूम में तैयार होने चला गया। सिया उठो, दोपहर हो गई है, हमें घर के लिए भी निकलना है, राघव सिया के गाल थपथपाकर बोला। उसने कुनमुनाते हुए अपनी आंखें खोली। राघव का चेहरा देखते ही सिया उसमें खो गई और बहुत ही प्यार से उसे निहारने लगी। राघव भी उसकी आंखों में खो गया और सब कुछ भूलकर सिया की आंखों में देखने लगा। राघव पता नहीं किस एहसास के तहत सिया के पास वहीं बेड पर बैठ गया और सिया के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करने लगा और उसके चेहरे की तरफ झुक गया। उसने भी कोई विरोध नहीं किया और राघव की आंखों में देखने लगी। राघव ने अपने होंठ सिया के माथे पर जैसे ही रखे, सिया की आंखें बंद हो गईं। उसने सिया की दोनों पलकों को चूमा और एक नज़र सिया पर डालकर हल्के से उसके होंठों को चूम लिया और उठ खड़ा हुआ। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, हमें घर के लिए निकलना है। इतना बोलकर वह रूम से बाहर चला गया और सिया उसे जाता देखकर उठ बैठी और मुस्कुराते हुए अपने होठों को छुआ और बालों का जूड़ा बनाते हुए बाथरूम में घुस गई। और फिर राघव सिया को लेकर वहां से घर के लिए निकल गया। गाड़ी में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। सिया चुप बैठी गाड़ी से बाहर देख रही थी और वहीं राघव सामने देखकर ड्राइव कर रहा था। राघव ने एक नज़र सिया पर डाली और खामोशी को तोड़ते हुए बोला, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है?
तुम फिर किसके ख्यालों में खोई हो? राघव के इतना बोलते ही सिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, राघव, मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं है मैं गूंगी हूँ। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ कर बोला कीजिए। और ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं क्यों किसी और के बारे में सोचने लगी? इतनी देर से देख रहा हूँ, पता नहीं किस गहरी सोच में डूबी हो। एक बात याद रखना, तुम्हारे दिमाग में मेरे अलावा कोई और होना नहीं चाहते। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे दिल और दिमाग में कौन रहेगा या कौन नहीं, यह डिसाइड करने वाले आप कोई नहीं है। कल सारे सबूतों और गवाहों को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। इसलिए जाकर तैयारी कर लेना। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, वह राघव के चेहरे पर नजर जमाकर बोली। और तुम कब तैयार होगी, यह भी बता दो। जब तैयार हो जाऊंगी आपको बता दूंगी। तुम तैयार कभी नहीं होगी, यह तो मुझे मालूम है। इसलिए मैं आपको ये ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। क्या पता तुम फिर यहाँ से कहीं और भाग कर चली जाओ। राघव इतना ही बोला था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने डैशबोर्ड से फोन उठाकर देखा और स्पीकर पर डालकर कान पर लगा लिया और बोला, हाँ दादी बोलिए। अब आपका क्या हुक्म है? राघव, हम आपको कोई हुक्म नहीं दे रहे हैं। हम बस आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमारी बहू को ढूंढकर अपने साथ लेकर आइएगा। इसके बदले चाहे आपके वहाँ कितने भी दिन क्यों ना लग जाएं। दादी, आपकी बहू मुझे मिल गई है और इस वक्त मेरे साथ है। वह सिया की तरफ देखकर बोला, जो गायत्री देवी और राघव की बात बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। क्या कहा आपने? सिया आपको मिल गई है? कहाँ मिली सिया आपको? और कैसी है वह? ठीक है ना? दादी शांत हो जाइए, खुशी से आपका बीपी मत हाई कर लेना। सिया बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द मैं उसे अपने घर लेकर आऊंगा। तब तक आप तैयारी करिए सिया के आने की। राघव, हम सिया से एक बार बात करना चाहते हैं। जैसे ही गायत्री देवी ने बोला, सिया इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर राघव ने उसे दादी से बात करने के लिए कहा तो वह उनसे क्या बात करेगी और कैसे उन्हें समझाएगी। वह यही सब सोच ही रही थी कि तभी राघव बोला, दादी, अभी नहीं, जब मैं सिया को लेकर घर आऊँगा तभी आप उससे बात कर लेना और डांटना भी, क्यों वह मुझे छोड़कर गई थी। राघव सिया की तरफ देखकर बोला, यह सही कहा आपने। आप बस सिया को जल्दी घर लेकर आइए, हम आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। जी दादी, हम एक दो दिन में घर आ जाएंगे, वह मुस्कुराकर बोला। और फिर एक दो बात करके राघव ने कॉल कट कर दी। अब तो दादी भी बेसब्री से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हैं। क्या सोचा है चलने के बारे में? अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। कितना वक्त चाहिए पता नहीं, लेकिन कुछ वक्त चाहिए मुझे अभी सोचने के लिए। माँ बाबा को हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको कैसे बताना है ये सोचने के लिए वक्त चाहिए। उसकी तुम फिक्र मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। क्या और कैसे करना है यह मैं खुद देख लूँगा। तुम बस खुद को तैयार कर लो इस रिश्ते को और मुझे अपनाने के लिए। सिया के घर से थोड़ी दूर पर राघव ने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और सिया की तरफ अपना रुख किया। सिया ने हैरानी से राघव की तरफ देखा। वह कुछ बोलती, तब तक राघव ने उसकी तरफ अपना रुख किया और बोला, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था और तुम्हारी मर्जी के बिना तुमसे शादी की। लेकिन मेरी बात का विश्वास करो, अगर उस वक्त मैं तुमसे शादी ना करता तो फिर कोई और सैफ जैसा इंसान आता और तुम्हारे साथ वही सब करता जो उसने किया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे तुमसे शादी करने का फैसला करना पड़ा। ऐसा भी क्या है मुझ में जो आप मेरे साथ कुछ भी गलत होता नहीं देख सकते? वह सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, तुमसे प्यार करता हूँ बेइंतहा और बेहिसाब, इसलिए तुम्हें हमेशा लोगों की बुरी नजरों से अपनी बाहों में छुपा कर रखना चाहता हूँ। राघव के इतना बोलते ही सिया हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि इस वक्त उसकी आंखों और जज्बातों में सच्चाई दिख रही थी, जिसे सिया चाहकर भी झुठला नहीं सकती थी। तुम्हारे बिना मैं और मेरी जिंदगी अधूरी है। इस बार तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। प्लीज हमारी शादी को मान लो और मुझसे दूर जाने के बारे में अब कभी सोचना भी मत। आज से ठीक 3 दिन बाद दादी को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा
अंकल आंटी से शादी की बात करने। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरा साथ दो और अपनी मर्जी से हमारे साथ घर चलो। मैं राघव की आंखों में देखते हुए उसका इजहार इश्क सुन रही थी, जिसे सुनकर सिया के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी और एक अलग ही एहसास आकर उसे छू रहा था। सोचने के लिए आपसे मैंने वक्त मांगा है। कितना वक्त चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। मुझे घर जाना है, माँ और बाबा इंतजार कर रहे होंगे। मैं नजरें चुराते हुए बोली। राघव ने सिया का चेहरा अपनी हथेली में भरा, जिसे देखकर सिया की पलकें शर्म से झुक गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक बार मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सच्चाई नजर आ जाएगी। अगर इन आंखों में गहराई में डूब ना गई तो कहना। इतना बोलकर वह चुप हो गया। सिया ने अपनी पलकें उठाकर देखा। दोनों की नजरें आपस में टकराईं और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। राघव धीरे धीरे अपना चेहरा सिया के चेहरे के करीब ले आया और उसके सर से अपना सर जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और राघव की शर्ट को अपनी दोनों हथेलियों की मुट्ठी में कसकर पकड़ ली, जिससे वह उससे दूर न जाने पाए। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहे और एक दूसरे की सांसों की आवाज़ें सुनते रहे। सिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और राघव को देखा, जिसकी आंखें बंद थीं। उसे ऐसे देखकर सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने हल्के से राघव के होठों को अपने होठों से छुआ और पीछे होने लगी। लेकिन वह जैसे ही पीछे होती, राघव ने एक हाथ उसकी कमर में डाला और उसे अपने करीब करके बोला, यह गलत बात है। ऐसे होठों को होठों से छूकर हटना और दिल में उमड़ते एहसास को दबाना सही नहीं है। इतना बोलकर राघव ने सिया के होठों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें चूमने लगा। सिया की मुट्ठी राघव की शर्ट पर कस गई और आंख बंद हो गई। राघव ने आंखें खोलकर सिया के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ इस वक्त क्या था उसे समझ नहीं आया, लेकिन वह और कुछ न सोचते हुए फिर से उसके होठों को चूमने लगा और उसकी गर्दन को चूमने लगा। राघव को एहसास ही नहीं हुआ कब उसके लब सिया की गर्दन चूमते चूमते उसके कंधे तक आ गए और वह उसके कंधे से कमीज नीचे करने लगा। तभी सिया होश में आई और संभल गई। उसने राघव के हाथ को पकड़ लिया और उससे दूर हो गई। राघव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वह भी इधर उधर नजरें चुराते हुए देखने लगा। सिया ने अपना दुपट्टा सही किया और गाड़ी से बाहर देखने लगी। राघव ने भी एक नज़र सिया पर डाली और अपने बालों में हाथ फेरकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। तुम्हारे फ़ोन में मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। जब भी ज़रूरत हो बिना किसी झिझक के कॉल कर लेना मुझे। अच्छा लगेगा, वह सामने देखकर बोला और थोड़ी देर बाद गाड़ी सिया के घर के बाहर रोकी। गाड़ी से उतरते ही उसने एक नज़र राघव पर डाली और बाहर आ गई। तैयारी कर लेना, बहुत जल्द मैं तुम्हें लेने आऊँगा। इतना बोलकर राघव ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। लेकिन सिया वहीं खड़ी उसे जाता देखती रही और फिर जब राघव की गाड़ी आंखों से ओझल हो गई, तब वह लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। सिया ने बैग में पड़ी चाबी से दरवाज़ा खोला और अपने रूम में आकर सीधे बेड पर आड़ी तिरछी लेट गई और मुस्कुराने लगी। राघव की नज़दीकी और उसके होठों का एहसास उसे अभी भी अपने होठों पर महसूस हो रहा था। सिया अपना हाथ होठों तक लेकर आई और मुस्कुराते हुए आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। न चाहते हुए भी आपकी ओर खिंची चली जा रही हूँ। जिस तरह आज आप मेरे करीब आए, मुझे बुरा क्यों नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा और दिल में एक अलग ही एहसास पनपने लगा। आपके साथ की तलब महसूस होने लगी है। क्या मुझे आपसे प्यार होने लगा है? वह खुद को देखते हुए बोली और एक बार फिर शर्म से उसकी नजरें झुक गईं। चेहरा शर्म से लाल हो गया और होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। लगता है मिस्टर रावत का असर मुझ पर होने लगा, वह एक बार फिर बोली और मुस्कुरा दी। राघव गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आगे क्या और कैसे करना है उस सब के बारे में सोच रहा था। अब सिया को किसी भी कीमत पर खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए एक बार का अंजाम वह भुगत चुका था और इस बार कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था जिससे सिया उससे दूर हो। यही सब सोचते हुए राघव ने आरव को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ ऑफिस में बैठे आरव ने जब राघव की कॉल देखी तो उसने कॉल आंसर करके फ़ोन कान से लगाया और बोला, जी भाई बोलिए, क्या बात है?
इस वक्त आपने कॉल की। आरब, दादी को कल सुबह लेकर यहाँ दिल्ली पहुँचो। क्या बात है भाई, सब ठीक तो है ना? अचानक दादी को दिल्ली बुलाने की वजह? यहाँ आने के बाद तुम्हें सब बता दूंगा। पहले बोकर जो बोला है। ठीक है भाई, मैं कल दादी को लेकर पहुंच जाऊंगा। और हाँ, मेरे कबर्ड के लॉकर में एक ब्लैक कलर की फाइल है, उसे लेकर आना। और ध्यान रखना, कोई भी पेज उस फाइल से इधर उधर ना हो। आप परेशान ना हो, मैं बहुत संभाल कर फाइल लेकर आऊंगा। एक बात और आपसे पूछनी थी। मैं थोड़ा झिझकते हुए बोला। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सिया आपको मिली या नहीं भाई? आरब के इतना पूछते ही राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, उसके लिए ही तो तुमसे दादी को लेकर आने के लिए फोन किया है। ओ माय गॉड, इसका मतलब सिया आपको मिल गई है? मैं चहकते हुए बोला। हाँ चल, अब मैं फोन रखता हूँ। तुम दादी को लेकर कल सुबह ही यहाँ पहुँचो। ओके। आरब के इतना बोलते ही राघव ने कॉल कट कर दी। आरब फोन हाथ में लेकर खुद से बोला, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे भाई को उसकी सिया लौटा दी है। उनकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ भरने के लिए बड़ा वाला थैंक यू। इतना बोलकर राघव उठा और गाड़ी की चाबी लेकर घर के लिए निकल गया। वह बहुत खुश था। 2 साल से उसका भाई एक घुटन भरी जिंदगी जी रहा था और खुश रहना तो जैसे भूल ही गया था। आज राघव को खुश देखकर वह बहुत खुश था, इसलिए फौरन आरब घर के लिए निकल आया ताकि यह बात दादी को बता सके। आरब घर आया और लिविंग रूम में बैठी गायत्री देवी के गले लग गया। गायत्री देवी हैरानी से उसे देख रही थी। अचानक से आरब इतना खुश था। क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे दादी, खबर ही ऐसी है जिसे सुनकर आप भी खुशी से नाचने लगेंगी। अच्छा, तो फिर बताइए हमें, ताकि हम खुश होकर नाचने लगें। लेकिन उससे पहले हम भी आपको एक खुशी वाली बात बताना चाहते हैं। पहले आप ही बताइए दादी। नहीं, पहले आप बताइए, आप इतने खुश दिख रहे हैं। ठीक है, फिर सुनिए। भाई को उनकी सिया मिल गई है और भाई ने मुझे आपको वहाँ लाने के लिए बोला है। मैंने तो बता दी आपको अपनी खुशी की वजह। अब आप बताइए। हम भी यही बताने वाले थे आपको। सोचा था सरप्राइज देंगे, लेकिन राघव ने आपको भी बता दिया। अरे दादी, ये तो हम दोनों के लिए सरप्राइज ही था। हाँ, ठीक कहा आपने। हम बहुत खुश हैं अपने बेटे के लिए। उनको भगवान ने उनकी सिया से मिला ही दिया। चलकर तैयारी कर लेते हैं। सिया को लेने उनके घर जाना है ना? हाँ दादी, मैं भी कपड़े पैक कर लेता हूँ। हमें शाम को निकलना है। आरब गायत्री की गले लगते हुए बोला और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में चला गया और गायत्री देवी भी खुश होते हुए अपने रूम में चली गई। इधर राघव होटल रूम में आया और आते ही सिया का नंबर डायल किया। सिया, जो राघव के ख्यालों में बेड से टेक लगाए आराम से बैठी थी, फोन की रिंग पर अचानक चौंकी। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल से फोन उठाया और नंबर देखने लगी। नजरें मोबाइल स्क्रीन पर पड़ते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और दिल एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगा, जिसकी गूंज सिया को सुनाई दे रही थी। सिया ने कॉल आंसर की और फोन कान से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से जैसे ही भारी मर्दाना आवाज आई, एक बार फिर सिया का दिल धड़क उठा और राघव की आवाज सुनते ही चेहरे पर खुद ब खुद लाली उभर आई। हेलो सिया, तुम मुझे सुन पा रही हो? सिया को ना बोलता देख राघव फिर से बोला। जी सुन रही हूँ, वह अपनी बड़ी धड़कनों को सही करते हुए बोली और नजरें इधर उधर दौड़ाने लगी, जैसे राघव सामने खड़ा हो। हाँ, तो मैं बोल रहा था, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अभी मुझे पता चला है अंकल आंटी कल तक घर आएंगे। उनकी ट्रेन मिस हो गई है। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। ओ, अच्छा। मुझे तो लगा तुम छोटी बच्ची हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। खैर कोई नहीं, जब तुम छोटी बच्ची नहीं हो तो अपना ख्याल अच्छे से रखना और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना किसी झिझक के बता सकती हो। अब तुम आराम करो और दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोना। ठीक है? सिया राघव के द्वारा अपनी इतनी फिक्र करने पर हल्के से मुस्कुराकर बोली। अब सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट, वह धीरे से बोली और कॉल कट करके फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया और मुस्कुराते हुए सोने के लिए लेट गई
और फिर अगला दिन शुरू हुआ। यह नया दिन जिंदगी की नई शुरुआत लेकर आया। कई दिलों को जोड़ने आया और कुछ लोगों के भरोसे को तोड़ने। गायत्री देवी और आरव दिल्ली आ चुके थे। राघव ने उन्हें सब कुछ समझा दिया था कि क्या क्या करना है। फिर वह तीनों सिया के घर के लिए निकल गए। डोरबेल बजी। जानकी किचन से सिया को आवाज देते हुए बोली, सिया दरवाजा खोलो, जाकर देखना कौन है। शायद तुम्हारे बाबा होंगे। जी माँ। वह अपने रूम से बाहर आई और दरवाजा खोलने लगी। सिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने देखकर वह चौंक गई और हैरान परेशान नजरों से सामने देखती रही। आप आप तो हमें भूल गई। हमने सोचा हम ही अपनी बहू से जाकर मिल लें। गायत्री देवी आगे आते हुए बोली और सिया का माथा चूम लिया। यार भाभी, आप तो अचानक से गायब होकर यहाँ आ गई। हमने पता है आपको कितना ढूंढा है। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आरव मुस्कुराते हुए आगे आकर बोला और सिया के गले लग गया। सिया कौन है बेटा, और किसकी आवाजें आ रही हैं? जानकी बाहर से आती आवाजों को सुनकर वहां आते हुए बोली, लेकिन सामने गायत्री देवी को देखकर वह भी हैरान रह गई। जानकी को कुछ समझ में नहीं आया, ये यहाँ कैसे? जानकी आगे बढ़ते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। सिया, मेहमानों को अंदर लेकर आओ बेटा। जी माँ। वह खुद को संभालते हुए बोली, दादी अंदर आइए। सिया कितना बोलते ही गायत्री देवी और आरव अंदर आ गए। सिया ने दरवाजे से बाहर देखा, जहां से राघव आ रहा था, जिसे देखकर उसका दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। जब तक राघव अंदर आता उससे पहले ही वहां से अंदर बढ़ गई और किचन में चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई। गायत्री देवी ने एक नजर पूरे घर को देखा और अंदर बढ़ गई। आरव भी उनके साथ आगे बढ़ गया और आकर काउच पर बैठ गया। तभी राघव हाथ में फाइलें पकड़े अंदर आया और जानकी के सामने आकर उनके पैर छूने लगा। जानकी ने हैरान होकर पहले तो राघव को देखा, फिर बोली, सदा खुश रहिए बेटा। आप लोग आराम से बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम देखती हूँ। इतना बोल वह तुरंत किचन में आ गई, जहाँ सिया परेशान सी इधर उधर चक्कर काट रही थी। सिया, ये सब क्या है? ये लोग यहाँ कैसे आए और इनको हमारा पता कैसे पता चला? जानकी सवालिया नजरों से सिया को देखते हुए बोली, माँ मुझे कुछ नहीं पता ये लोग यहाँ कैसे आए। मैं नहीं जानती। वह नजर चुराते हुए बोली, तुम जाकर अपने बाबा को फोन करके तुरंत आने के लिए बोलो। तब तक मैं चाय बनाती हूँ और कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना बोल जानकी चाय बनाने लगी और सिया किचन से निकलकर अपने रूम में आ गई और अतुल को फोन कर दिया। वह बाहर आई तो देखा जानकी चाय नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। सिया भी आकर उनकी मदद करने लगी। आप खामखा इतनी तकलीफ कर रही हैं, हम चाय नाश्ता करके आए हैं। गायत्री जानकी और सिया को नाश्ता लगाते देख बोली, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। आप तो हमारी मेहमान हैं और आप लोगों की खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। जानकी मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग नाश्ता करिए, तब तक सिया के बाबा भी आ जाएंगे। सिया, तुमने अपने बाबा को फोन किया या नहीं बेटा? बाबा बस आने ही वाले हैं माँ। हम आप लोगों से कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ इतनी दूर आना पड़ा। ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों को यूं अचानक यहाँ आना पड़ा? जरा हमें भी तो पता चले। जानकी वहीं बैठते हुए बोली, वो दरअसल बात यह है, हम अपनी बहू को लेने आए हैं। गायत्री के इतना बोलते ही जानकी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और बोली, माफ करना, मुझे लगता है आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ कोई आपकी बहू नहीं रहती। हमें कोई गलत फहमी नहीं है, हम सिया की बात कर रहे हैं। सिया हमारी बहू है, हमारे राघव की पत्नी। गायत्री देवी ने जैसे ही बोला, जानकी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वह हैरानी से सिया की तरफ देखने लगी, जो शर्मिंदगी से नजर चुरा रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।